हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उत्तराखंड इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश। आज हम जानेंगे इस वंश के बारे में। मैंने देखा है कि इस वंश के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन बच्चों में होता है, इसके राजाओं के बारे में, इसके परिवारों के क्रम के बारे में। तो हम आज इन सभी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए इस चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हमारे मस्तिष्क में इस टॉपिक के नाम ही को देखकर ये उठता है कि कार्तिकेयपुर और कत्यूरी दो अलग अलग नाम से इस वंश को क्यों जाना जाता है। तो इसका आंसर हमें जब मिलता है तो ये मिलता है कि ये राजवंश दो जगहों पर पनपा था। ये राजवंश एक तो गढ़वाल के जोशीमठ क्षेत्र में भी इस राजवंश ने राज किया, और दूसरा अपने उत्तरवर्ती काल में इसने जो हमारा बागेश्वर का कत्यूर क्षेत्र है वहाँ पर इसने शासन किया। तो जब ये जोशीमठ के आसपास था तो उस क्षेत्र में इसे कार्तिकेयपुर राजवंश कहा जाता था, लेकिन जब ये वहाँ से स्थानांतरित होकर कत्यूर घाटी में गया तो इसलिए इसे यहाँ कत्यूरी राजवंश कहा गया। तो यहाँ से हमारा ये आंसर निकल के आता है। तो चलिए आगे देखेंगे। सबसे पहले किसी भी राजवंश के बारे में जानने के लिए हमें ज़रूरी होता है उसके स्रोतों के बारे में जानना कि कहाँ से उससे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कार्तिकेयपुर राजवंश की, तो इसके कुछ स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं जहाँ से इनके राजाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है, या हिमालय के इस वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो सबसे पहला जो हमारा है तालेश्वर ताम्रपत्र। देखिए, तालेश्वर कुमाऊं में एक जगह है जहाँ से हमें कुछ ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से ताम्रपत्रों के बारे में जो जानकारी मिली है वो कत्यूरी वंश के बारे में जानकारी मिली है। दूसरा हम देखेंगे पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। देखिए, पांडुकेश्वर चमोली में है, गढ़वाल वाले हिस्से में। तो यहाँ पर भी जो जानकारी मिली वो मिली है हमें कत्यूरी राजवंश की। आगे हम देखेंगे बागेश्वर ताम्रपत्र। तो कत्यूर घाटी में है बागेश्वर, तो यहाँ से भी हमें प्राप्त हुई है कुछ जानकारी इस वंश के बारे में। और नालंदा अभिलेख। अब प्रश्न ये उठता है कि नालंदा अभिलेख में उत्तराखंड के इस वंश के बारे में जानकारी कैसे मिली। तो इसका सही आंसर ये है कि नालंदा जो अभिलेख हैं वो हैं पाल शासक धर्मपाल के, और पाल शासक धर्मपाल ने अपना एक अभियान किया था वो उत्तर भारत की ओर। तो उस अभियान के दौरान जो इसके अभिलेख लिखे गए उसमें लिखा गया है कि उसने कत्यूर साम्राज्य की सीमाओं तक अभियान किया। तो तब जानकारी मिलती है कत्यूरी साम्राज्य की, और यहाँ के राजाओं के नाम भी वहाँ मिले हैं। तो चलिए आगे हम देखेंगे ताम्रपत्र के बारे में। हमारा जो है सबसे पहली बात कि कार्तिकेयपुर वंश के अभी तक कुल 8 ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुए हैं। 8 या कहीं कहीं 9 भी देखने को मिलता है, तो संख्या एग्जैक्ट नहीं है। तो इतने ताम्रपत्र हमें कार्तिकेयपुर वंश के प्राप्त हुए हैं। और इन ताम्रपत्रों की लिपि जो है वो है कुटिला लिपि। देखिए, देखने को मिलता है कि इन ताम्रपत्रों में जो लिपि का वो है, जिस लिपि में ये ताम्रपत्र लिखे गए हैं वो लिपि है कुटिला। और अगर देखें हम, तालेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित स्थान कत्यूर घाटी में स्थित है। देखिए, तालेश्वर के ताम्रपत्रों में जितने भी स्थानों के नाम मिले हैं उन सारे स्थानों को कत्यूर घाटी में पाया गया है। वो सारे स्थान कत्यूर घाटी से संबंधित हैं। जबकि इसी वंश के दूसरे जो अभिलेख हैं, वो जो ताम्रपत्र हैं जो पांडुकेश्वर से मिले हैं, वहाँ पर जितने भी स्थानों के नाम हमें मिला है वो सारे के सारे स्थान जोशीमठ में स्थित हैं। तो इस बात से ये बात साफ हो जाती है कि इस राजवंश ने 2 अलग अलग स्थानों पर शासन किया। एक तो इसने जोशीमठ के आसपास के क्षेत्रों में शासन किया, दूसरा इसने बागेश्वर कत्यूरी के आसपास के क्षेत्रों में भी शासन किया। ये 2 अलग अलग समय पर हुआ। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है एक राजवंश और 3 परिवार। यहाँ पर क्या हुआ, कार्तिकेयपुर में, ये बात कार्तिकेयपुर की हो रही है, तब तक ये कत्यूर घाटी में स्थानांतरित नहीं हुआ था। तो अगर बात करें हम कार्तिकेयपुर राजवंश की, तो यहाँ पर क्या हुआ, राजवंश तो सिर्फ एक था जो था कार्तिकेयपुर राजवंश, लेकिन उस राजवंश के अंतर्गत 3 परिवारों ने शासन किया। कहीं कहीं पर लिखा गया है कि 3 से ज़्यादा परिवारों ने भी शासन किया, लेकिन अगर हम एक सामान्य इतिहास माने तो 3 परिवारों ने शासन किया, जिसमें हम देखेंगे राजाओं के नाम। तो देखिए, हमें अभिलेखों से राजाओं के नाम प्राप्त हुए हैं, चाहे ताम्रपत्रों से बागेश्वर हो या पांडुकेश्वर हो। यहाँ के ताम्रपत्रों से राजाओं के जो नाम हमें प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर हमने ये वंशावली तैयार की है, मतलब इतिहासकारों ने इस वंशावली को बनाया है। तो सबसे पहला जो वंश कहते हैं या जो परिवार कहते हैं वो है बसंत देव का परिवार। देखो, बसंत देव ने एक राजवंश की स्थापना की, स्वतंत्र राजवंश की एक स्थापना की, और उसका पहला शासक माना गया बसंत देव। देखिए, उसके बाद जो शासक हुआ वो अज्ञात हुआ। उसका नाम जो है वो शिलालेख में अंकित, ताम्रपत्र में अंकित तो था, लेकिन वो वहाँ से
मिट गया है। दूसरा हम इसके बाद खरपर देव को माना जाता है बसंत देव का पोता। कुछ लोग ये भी मानते हैं या कुछ किताबों का ये मानना है कि खरपर देव ने नए वंश की स्थापना की, लेकिन खरपर देव ने नए वंश की स्थापना नहीं की, क्योंकि वो बसंत देव का पोता था। तो जब वो शासक बना तो वो इसी वंश के अंतर्गत शासक बना। देखिए अब इसके बाद आता है अधिराज देव। अधिराज देव का जो नाम हमें मिलता है वो कल्याण राज भी देखने को मिलता है। जबकि अभिलेख की अगर हम बात करें, जबकि हम अगर ताम्रपत्र की बात करें तो वहाँ पर हमें सिर्फ अधिराज देव ही देखने को मिल रहा है। कल्याण राज हमें कुछ अन्य स्रोतों से पता चला है। और अंतिम जो शासक था इस वंश का वो था त्रिभुवन राज। त्रिभुवन राज बसंत देव परिवार का अंतिम जो राजा था त्रिभुवन राज था। तो ये तो था पहला परिवार जो था बसंत देव परिवार। अब देखिए कार्तिकेयपुर वंश के अंतर ही दूसरा जो परिवार था वो था निम्बरदेव का परिवार। तो देखिए इसके शासकों की अगर बात करें तो निम्बरदेव इसका पहला शासक, इष्टगण इसका दूसरा शासक, ललित सूरदेव इसका तीसरा शासक और भूदेव इसका चौथा जो शासक है भूदेव। तो हमने कई बार एग्जाम में इस वंश से, इस परिवार से संबंधित लोगों राजाओं का नाम देखा है, क्योंकि इस बहुत सारे प्रश्न इनसे बने हैं, बहुत बार प्रश्न बने हैं। देखिए अब अंतिम जो वंश था वो है श्रवणादित्य राजवंश। देखिए श्रवणादित्य राजवंश जो अंतिम परिवार है, तो श्रवणादित्य इसका पहला शासक था, इच्छरदेव इसका दूसरा शासक था, पद्मदेव और सुभिक्षराज इसका अंतिम शासक था। और ऐसा प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है कि कार्तिकेयपुर वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वहाँ पर ऑप्शन में सुभिक्षराज दिया गया था। तो इसका अर्थ है वो कहना चाहता है कि कत्यूर घाटी में आने से पहले कार्तिकेयपुर वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो सुभिक्षराज था। इसके बाद जो कार्तिकेयपुर राजवंश है वो वहाँ से स्थानांतरित होकर कत्यूर घाटी में आ गया था। ठीक है, आगे हम देखेंगे पहला राजवंश है जो बसंत देव राजवंश, जो पहला परिवार है। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो त्रिभुवन राज के बागेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार प्रथम कत्यूरी नरेश बसंत देव थे। तो देखो ये पुष्टि कहाँ से हुई है, ये हुई है बागेश्वर ताम्रपत्र से, जहाँ पर त्रिभुवन राज का एक लेख मिला है और वहाँ पर लिखा गया है कि कत्यूरी जो प्रथम नरेश हैं वो बसंत देव हैं। तो यहाँ से ये बात प्रमाणित हो जाती है। अब बात करते हैं हम बसंत देव की। तो बसंत देव ने 630 ईस्वी के आसपास शासन किया। देखिए यहाँ पर मैंने 630 लिखा है, इसका अर्थ है कि उसने जो 630 ईस्वी है उसके शासन के मध्य में है, उसने इससे पहले से शासन शुरू किया और इसके बाद तक शासन किया। तो देखिए, और उपाधि जो इसकी देखते हैं वो है परम भट्टाकर महाराजाधिराज परमेश्वर। तो इसकी उपाधि हमें ये बताती है कि ये एक स्वतंत्र शासक था, क्योंकि अगर ये स्वतंत्र नहीं होता तो ये महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण नहीं करता। और इसकी पत्नी का जो नाम है वो है राज नारायणी। तो ये इतने फैक्ट हैं बसंत देव के। और खरपर देव जो था बसंत देव का पोता था। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि बस खरपर देव ने नए राजवंश की स्थापना नहीं की, क्योंकि वो बसंत देव के परिवार के अंतर्गत ही आता था। तो चलिए आगे हम देखेंगे जो अन्य शासक हैं इस वंश के, वो हैं कल्याण राज या अधिराज देव। देखिए मैंने कहा था कि इसके नाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 2 नाम मिले हैं। तो ज़्यादातर मानना ये है कि ये दोनों एक ही के नाम है, कल्याण राज और अधिराज देव। इसकी पत्नी का नाम है लद्दा देवी, जो हमें नाम मिला है इनकी पत्नियों का वो है लद्दा देवी। और अगर बात करें हम इसके अगले शासक या अंतिम शासक जो है त्रिभुवन राज, तो त्रिभुवन राज के बारे में एक फैक्ट ये है कि व्याघ्रेश्वर मंदिर हेतु भूमिदान दिया था। देखिए यहाँ पर ये फैक्ट पूछा जा सकता है या पूछा भी शायद जा चुका है कि व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमिदान किस शासक ने किया। तो बागेश्वर लेख में लिखा गया है कि व्याघ्रेश्वर जो बागनाथ मंदिर है उसके लिए भूमिदान दिया था त्रिभुवन राज ने। अब यहाँ पर एक फैक्ट है कि पाल शासक धर्मपाल का आक्रमण इसके समय में हुआ और सत्ता परिवर्तन हो गई। हुआ क्या, जब पाल शासक धर्मपाल ने आक्रमण किया तो यहाँ के राजा को हटाया, तो उसके बाद एक अन्य परिवार कार्तिकेयपुर के सिंहासन पर बैठा, तो वो था निम्बरदेव का परिवार। ठीक है, ये हमने बसंत देव परिवार के बारे में पूरी जानकारी ले ली। आगे हम देखेंगे निम्बरदेव राजवंश। देखिए निम्बरदेव के बारे में अगर हम देखें तो निम्बर ने ही जागेश्वर मंदिरों के विमानों का निर्माण कराया। देखिए ये भी फैक्ट आ सकता है, ये आएगा भी एग्जाम में कभी ना कभी कि जागेश्वर मंदिर के विमानों का निर्माण किसने करवाया, तो निम्बरदेव ने जागेश्वर के मंदिरों का निर्माण करवाया। अब बात करते हैं इसके दूसरे शासक की, इष्टगण की। तो इष्टगण ने संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। देखिए ऐसा प्रश्न आ चुका होगा या आएगा कि गढ़वाल का एकीकरण किसने किया, तो अजयपाल इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कभी बात करें कि उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रथम प्रयास किसने किया, तो ये किया था कत्यूरी वंश के शासक इष्टगण ने। अब बात करते हैं हम, इष्टगण ने जागेश्वर में महिषमर्दिनी, लकुलीश, नटराज मंदिर का निर्माण कराया। देखिए जागेश्वर मंदिर समूह में प्रमुख मंदिर हैं महिषमर्दिनी, लकुलीश और नटराज। इन तीनों का निर्माण ही कराया इष्टगण ने। तो यहाँ पर भी प्रश्न आ सकता है। अब बात करते हैं एक अन्य शासक इस वंश के, ललित सूरदेव। देखिए ललित सूरदेव के बारे में जो कहा जाता है कि इनके बहुत सारे अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं और इनकी उपाधि जो है वो है काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए परा अवतार। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि किस कत्यूरी सम्राट की तुलना
अभिलेख में वराह अवतार से हुई है या विष्णु के वराह अवतार से हुई है? तो इसका आंसर भी हमें पता होना चाहिए। इसका आंसर जो है वो है ललित सूर्यदेव। ललित सूर्य को की जो तुलना की गई है वो वराह अवतार से की गई है। आगे हम देखेंगे, ललित सूर्यदेव इस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक था। देखिए, और ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सर्वाधिक ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुए हैं जहाँ पर इसकी काफ़ी तारीफ की गई है। आगे हम देखेंगे भूदेव, इस वंश का एक शासक भूदेव। तो भूदेव की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म का विरोधी था भूदेव। बौद्ध धर्म का विरोध किया था, बौद्ध धर्म का विरोध किया था भूदेव ने। ये फैक्ट भी कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है। और बैजनाथ के मंदिर में निर्माण में सहयोग दिया था किसने? भूदेव ने। बैजनाथ मंदिर निर्माण में सहयोग दिया था भूदेव ने। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। यहाँ पर हम इससे पहले बागनाथ मंदिर की बात कर चुके हैं कि व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए किसने भूमिदान किया और बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किसने किया? तो यहाँ पर भूदेव ने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। आगे हम देखेंगे, अंतिम जो इसका राज परिवार था इस वंश का, श्रवणादित्य राजवंश। देखिए, अगर हम बात करते हैं इस राजवंश की तो इच्छरदेव इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। इच्छरदेव कौन था? ये था श्रवणादित्य का पुत्र। तो कहीं पर लिखा हुआ है या पांडुकुशल ताम्रपत्र में भी हमें देखने को मिला है कि इच्छरदेव इस वंश का वास्तविक संस्थापक था, जिसने अपने पिता के नाम पर राजवंश की स्थापना की। लेकिन कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि श्रवणादित्य ने ही राजवंश की स्थापना की। तो ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा हुआ है कि पहले शासक की जगह दूसरे शासक को वास्तविक संस्थापक कहा गया है, जबकि शासन की जो स्थापना है वो किसी और ने की होती है। तो ऐसा हो सकता है। इसकी जो उपाधि हम देखते हैं, इसकी उपाधि का जो अर्थ यहाँ पे निकलता है वो ये है कि विश्वविख्यात दुर्दांत सूत्रों की पत्नियों को वैधुत्व की शिक्षा देने में सफल गुरु। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि ये उपाधि किसकी है, तो ये उपाधि है इच्छर देव की। इस वंश का अंतिम शासक था सुभिक्ष राज। इस वंश का अंतिम शासक था। तो देखिए, ये जो फैक्ट है ये एक बार पूछा जा चुका है। तो ये कुछ इस तरह पूछा गया था कि कार्तिकेयपुर वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वहाँ पर ऑप्शन में था सुभिक्षराज। वहाँ पर कत्यूरी वंश का अंतिम शासक नहीं पूछा गया था, सिर्फ कार्तिकेयपुर वंश का पूछा। तो शायद ये कहना चाहता था कि जब राजधानी परिवर्तन नहीं हुई थी उससे पहले जोशीमठ के क्षेत्रों में शासन करने वाला अंतिम कार्तिकेयपुर शासक कौन था? तो इसका आंसर था सुभिक्ष राज। जबकि कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव या बीरम देव। आगे हम बात करते हैं आसंतिदेव के बारे में। आसंतिदेव प्रमुख हो जाता है। आसंतिदेव प्रमुख इसलिए होता है कि आसंतिदेव ने कत्यूर साम्राज्य को नए राजवंश की शुरुआत की। इन 3 परिवारों के बाद जो चौथा परिवार था ये था आसंतिदेव। आसंतिदेव ने एक नई राजवंश की यहाँ पर स्थापना की। और इसने किया क्या कि इसने जोशीमठ से राजधानी को बागेश्वर ले गया। यहाँ पर अल्मोड़ा लिख लिया है, लेकिन बागेश्वर वो ले गया था यहाँ से। और रणचूलाहाट में उसने अपनी राजधानी बनाई कत्यूर घाटी में। ठीक है। और एकीकृत कत्यूरी साम्राज्य का अंतिम शासक बीरमदेव था। और जो एकीकृत कत्यूरी साम्राज्य था जो उस समय था कत्यूर घाटी बागेश्वर में, तो उसका जो अंतिम शासक था वो था बीरमदेव। ये एक अत्याचारी और मतलब कोई काम का शासक नहीं था इसके समय में। कत्यूरी शासन या कत्यूरी जो साम्राज्य था वो कई भागों में बट गया, जैसे काली कुमाऊं, पाली पछाऊ, डोटी, बारामंडल, सौर, कत्यूर, अस्कोट, ऐसे कई सारे हिस्सों में कत्यूरी साम्राज्य बट गया और एकीकृत जो था वो टूट गया। तो ये था हमारा आसंतिदेव से संबंधित कुछ फैक्ट जिसने राजधानी परिवर्तन किया। अब देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे जो मुख्य फैक्ट हैं कत्यूरी प्रशासन से संबंधित। कत्यूरी प्रशासन में बहुत सारे नाम हमको देखने को मिले हैं। जैसे हमें मौर्य प्रशासन में भी हमने देखा कई सारे नाम देखने को मिलते थे। जैसे जो गज सेना का प्रमुख है उसके लिए अलग अलग नाम, जो सेनापति है उसके लिए कुछ अलग नाम, राज्यपाल के लिए कुछ अलग शब्द। तो ऐसे ही देखने को मिलते हैं हमें कत्यूरी प्रशासन में भी हर पद के लिए कुछ अलग शब्द देखने को मिलते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हम देखेंगे, चलो सबसे पहले हम देखेंगे प्रांतपाल। तो प्रांतपाल कहते थे सीमाओं का जागरूक प्रहरी। देखो, सीमाओं पर जो प्रहरी होते थे सैनिक, उनको कहते हैं हम प्रांतपाल। घट्टपाल, तो घट्टपालों में आता है गिरिद्वार रक्षक। गिरिद्वार से आशय होता है दर्रों का, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है और कुछ समय के लिए बर्फ़ पिघलने पर वहाँ से आवाजाही शुरू होती है, व्यापार शुरू होता है। तो उन पर जो रक्षक थे उन गिरिद्वार रक्षक, गिरिद्वार का मतलब होता है दर्रे। आगे हम देखेंगे वर्मपाल। वर्मपाल हम देखें तो सीमावर्ती मार्गों से आने जाने वाले व्यक्तियों पर निगाह रखने वाला। तो जैसे कार्तिकेयपुर साम्राज्य तो वैसे भी सीमा पर था, तिब्बत की सीमा पर। तो सीमाओं पर जो व्यक्तियों पर निगाह रखने के लिए, क्योंकि क्या पता हो सकता है कि अमुक व्यक्ति दूसरे राज्य का गुप्तचर हो, तो निगाह रखनी पड़ती थी। तो इसलिए होता था वर्मपाल। नरपति का देखो क्या काम क्या होता था कि नदी घाटों पर आवागमन की सुविधा करना। पुलों पर ही रहते थे, आवागमन की सुविधा को सुचारू रूप से चलाना और कर वसूल करना भी इनका काम होता था। देखिए, आगे बात करते हैं गौल्मिक। तो पैदल सैनिक को गौल्मिक कहा जाता था। और आगे अगर अन्य एक देखें दुसाध्य साधनिक।
तो गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था वो दुस्साध्य साधनिक होता था। गुप्तचर विभाग हर शासन में एक इम्पॉर्टेंट विभाग था, क्योंकि ये राज्य को सुदृढ़ करने के लिए बहुत आवश्यक था। देखिए आगे प्रभातार। तो प्रभातार की अगर हम बात करें तो भूमि की माप करने वाला अधिकारी जो होता था उसे प्रभातार कहते थे। और भोगपति या शौल्किक, शुल्क मतलब हम जानते हैं कर होता है, तो भोगपति या शौल्किक जो कहते थे वो कर लेने वाला अधिकारी होता था। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक महत्वपूर्ण पार्ट है इस वीडियो का, कत्यूरी प्रशासन में कुछ नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपरीक। तो देखिए कत्यूरी प्रशासन में उपरीक कहा जाता था राज्यपाल को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है, कत्यूरी राजवंश। देखिए कत्यूरी राजवंश के बारे में हम ये बात कर चुके हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश के 3 परिवारों ने जोशीमठ में शासन किया, जबकि अगले आने वाले परिवारों ने कत्यूर घाटी में शासन किया और बीरमदेव तक आते आते इस वंश का अंत हो गया। तो ये था हमारा कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश। ये एक ही राजवंश है और कहा जाता है कि इस राजवंश के राजा बहुत प्रतापी और बहुत आदर्श और विद्यानुरागी होते थे। मतलब बहुत ज़्यादा ये अच्छे स्वभाव के या इनमें बहुत अच्छी आदतें समाहित थी इन राजाओं में। मतलब ईश्वर के साथ इनकी तुलना की जाती है कार्तिकेयपुर राजवंश के राजाओं की, और स्वर्ण काल भी से कह सकते हैं हम उत्तराखंड में किसी वंश का। तो शायद मैंने कहीं देखा भी है कि कत्यूरी राजवंश को हिमालय के राजवंशों में स्वर्ण काल कहा जाता है इसके काल को। तो चलिए धन्यवाद, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए धन्यवाद।